जय हिंद दोस्तों। ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और अभी तक हमने इस कोर्स में काफ़ी कुछ सीख लिया है। हमने सबसे पहले मॉडल बनाना सीखा, उसके बाद उस पर टेक्सचरिंग करना सीखा, फिर हमने रिगिंग सीखा, एनिमेशन सीखा और पिछले कुछ क्लासेस में हमने सीखा हुआ है कि किस प्रकार से लाइटिंग की जाती है। अब हम लोग आज की क्लास में ये सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी वीडियो का रेंडर निकालने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अभी हम लोग इस क्यूब को सेलेक्ट करके इसे कर देते हैं डिलीट और इस लाइट को भी हम लोग सेलेक्ट करके इसे कर देते हैं डिलीट। अभी हमारे इस 3D व्यू पोर्ट में ये कैमरा है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं मंकी को ऐड कर लेता हूँ। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा और राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर देते हैं। अब हम लोग इस मंकी को थोड़ा सा एनिमेट करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस एनिमेशन का फाइनल आउटपुट निकालेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग इस पे कलर कर देते हैं। कलर करने के लिए आपको मटेरियल वाले ऑप्शन में जाना है, न्यू पे जाना है और इस पे हम लोग चलिए हल्का नीला कलर कर देते हैं। यहाँ पे हमें नीला कलर नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी सॉलिड मोड में है। यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है तो अब आपको कलर दिखने लगेगा क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में। अब हमें इस मंकी में देना है एनिमेशन, तो चलिए हम लोग चलते हैं एनिमेशन वाले वर्क स्पेस पे। आपको यहाँ पे आना है और लेफ्ट क्लिक करना है। इधर साइड 3D व्यू पोर्ट खुला हुआ है और 0 प्रेस किया हुआ है, इसी वजह से जो कैमरा यहाँ पे देख रहा है वही वाला हिस्सा हमें नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल 3D व्यू पोर्ट खुला हुआ है। हमने ऑलरेडी आपको इन सभी विंडोज के बारे में सिखा रखा है। यहाँ पे हमें मंकी का कलर देखने को नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, माउस व्हील को रोटेट करेंगे और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग इस 3D व्यू पोर्ट में सॉलिड मोड में ही हैं। हमें कलर देखना है तो जाना पड़ेगा मटेरियल प्रीव्यू मोड में। अब यहाँ पे आपको मंकी का कलर देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो मंकी को थोड़ा सा नज़दीक से देखे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले 0 प्रेस करेंगे तो हमारा कैमरा जो देख रहा है वही हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो व्यू है ये लॉक हो जाए, तो N प्रेस करेंगे, N पैनल चालू हो जाएगा। हम लोग व्यू पे जाएंगे और हमें लॉक कैमरा टू व्यू वाला जो ऑप्शन है इसे टर्न ऑन करना है। हमने आपको इसका शॉर्टकट भी बनाना सिखाया था एक क्लास में। अगर आपने उस क्लास को देखा हुआ है तो हमने भी शॉर्टकट बनाया था इसके लिए। अगर हम लोग भी प्रेस करते हैं तो आप देखिए कि ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी टर्न ऑन हो जाएगा। और अगर आपने शॉर्टकट नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ से टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं लॉक कैमरा टू व्यू वाला ऑप्शन है इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे ही हम लोग इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डॉट लाइन नजर आ जाएगी। N प्रेस करके हम लोग N पैनल को बंद कर देते हैं और माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो ये जो मंकी है वो थोड़ा सा हमें जूम हो करके नजर आएगा। ये हमने कर दिया इसे इतना। N प्रेस करेंगे और अब हम लोग लॉक कैमरा टू व्यू वाला जो ऑप्शन है इसे टर्न ऑफ कर देते हैं। N प्रेस करेंगे और N पैनल को हम लोग कर देते हैं बंद। अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे मंकी को एनिमेट करने वाले हैं और मंकी को एनिमेशन देने से पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे आउटपुट प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे आपको फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेम रेट का मतलब हमने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जो वीडियो होती है उसमें बहुत सारी फोटो होती है। जब किसी भी स्क्रीन में लगातार फोटो गुजरते रहती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उस स्क्रीन में वीडियो चल रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी फोटो गुजर रही होती हैं। जैसे अभी फ्रेम रेट यहाँ पे 24 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कैमरा है वो 24 फोटो खींचेगा, तब जाकर के 1 सेकंड की वीडियो निकल के आएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रेम रेट 30 हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 30 का। और अगर आप मान लीजिए कि 35 का फ्रेम रेट करना चाहते हैं और यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं 35 के लिए, तो आपको कस्टम पे टिक करना है और फिर जितना भी आपको फ्रेम रेट चाहिए उतना आप लिख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं फ्रेम रेट को 30 कर लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कैमरा है वो 1 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए 30 फोटो खींचने वाला है। यानी कि यहाँ पे ऊपर साइड आपको फ्रेम नजर आ रहे हैं, ये 1 लिखा हुआ है, फिर 20, फिर 40।
अगर हम लोग माउस व्हील को रोटेट करके इस विंडो को जूम करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे और भी ज़्यादा अब हमें फ्रेम नजर आएंगे, बीच में और भी फ्रेम है। जितना ज़्यादा हम लोग माउस व्हील को रोटेट करते जाएंगे तो बीच में जो भी फ्रेम फंस रहे हैं उन सभी के नाम आते जाएंगे। जैसे हमने इसे काफ़ी जूम कर लिया है, अब आप देख सकते हैं कि 121, 122, 123 ये सभी फ्रेम हमें नजर आ जाएंगे। अभी मैं माउस व्हील को उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करके इसे जूम आउट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे 30 फ्रेम रेट कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि 30वें फ्रेम तक 1 सेकंड कहलाएगा हमारा। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मंकी है वो पहले तो यहाँ पे ना दिखे, यानी कि हमारी स्क्रीन में ना आए जब हम लोग फाइनल आउटपुट निकालें। तो चलिए हम लोग इस मंकी को कैमरे के बाहर करके इस पे लगा देते हैं की फ्रेम। तो हम लोग 1 प्रेस करके आ जाते हैं फ्रंट व्यू में और जी प्रेस करके मैं इसे कर देता हूं इधर साइड मूव। ये हमने कर दिया इधर साइड मूव। जितना हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके अंदर जो भी आपको दिखेगा वो हमें फाइनल आउटपुट में नजर आएगा। हम लोग मंकी को थोड़ा सा और बाहर करना चाहते हैं तो जी प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ इधर साइड मूव। ये अभी पहले फ्रेम पे हैं, आई प्रेस करेंगे और लोकेशन पे लगा देते हैं हम लोग की फ्रेम। अब हम ये चाहते हैं कि 1 सेकंड बाद हमारा जो मंकी है वो यहाँ पे आ जाए फाइनल वीडियो में। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा टाइमलाइन को आगे कर लेते हैं। ऊपर साइड हमने करके इसे बड़ा कर लिया है। 30वें फ्रेम पे हम जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखना है आपको 30, तो आप 30वें फ्रेम पे आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ इधर साइड मूव। ये हमने कर दिया इसे इधर साइड मूव। अब आई प्रेस करेंगे और लोकेशन पे लगा देते हैं की फ्रेम। हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हमारा जो मंकी है वो यहाँ से इधर साइड जाए और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में काफ़ी समय लगे, यानी कि आराम आराम से ये जाए। तो अभी हम लोग पहले वाले सेकंड पे हैं, यानी कि 30वें फ्रेम पे हैं। अब हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे और इसकी जगह लिख देते हैं 120। 120 का मतलब क्या हुआ? 120 का मतलब हुआ चौथे सेकंड का आखिरी समय, है ना। मतलब चौथे सेकंड में लास्ट टाइम में, मतलब 5वां सेकंड जब शुरू होने वाला रहता है तब। जी प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ इधर साइड मूव इतने में और आई प्रेस करके मैं लगा देता हूँ लोकेशन पे की फ्रेम। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं इस 150वें फ्रेम पे जो कि कहलाएगा 5वें सेकंड का आखिरी, और जी प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ इधर साइड मूव और आई प्रेस करके लगा देते हैं लोकेशन पे की फ्रेम। शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो पहले वाले फ्रेम पे आएंगे। अब आपको इधर साइड ध्यान देना है क्योंकि यही फाइनल आउटपुट पे हमें नजर आएगा। हमने स्पेस बार प्रेस किया तो कुछ इस तरीके के एनिमेशन होने वाला है। यहाँ पे जो मंकी है वो आराम आराम से चलेगा बीच में, और शुरू में ज़्यादा तेजी से आता है। ये देखिए शुरू में ज़्यादा तेजी से आया, फिर यहाँ पे आराम से चलेगा, फिर यहाँ पे तेजी से बाहर साइड चला जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मंकी है वो जब बीच में रहे तो उसकी आंखें भी बड़ी हों। तो उसके लिए तो हम लोग आ जाते हैं 50वें फ्रेम पे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारी जो मंकी की आंखें हैं वो बड़ी होना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए उसके लिए हमें शेप की बनानी पड़ेगी। अभी हम लोग उल्टे ट्रायंगल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेप की का ऑप्शन नजर आएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे तो बेसिस ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका ओरिजिनल शेप। प्लस पे क्लिक कर लेंगे तो अब ये अंगली वाली शेप की ऐड हो जाएगी। अभी हमने अंगले वाले शेप की को सेलेक्ट कर रखा है। टैब दबा के चले जाएंगे इसके एडिट मोड में। आगे वाली जो वर्टिसेस हैं आंख की उन्हें हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और जी वाई प्रेस करके इन्हें कर देते हैं आगे साइड मूव, और टैब दबा के चले जाते हैं वापस कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। अभी आप देखिए कि जो मंकी की आंखें हैं वो छोटी ही हैं और मैं ये चाहता हूँ कि शुरू में पहले फ्रेम से 50वें फ्रेम तक जो मंकी की आंखें हैं वो छोटी ही रहे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इस पे लगा देते हैं की फ्रेम। अब हम ये चाहते हैं कि अब यहाँ से मंकी की आंखें धीरे धीरे बड़ी होना स्टार्ट हो, और मैं इसे बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक, यानी कि 1 सेकंड तक इसकी जो आंखें हैं वो बड़ी होना चाहिए। तो 50 प्लस 30 यानी कि 30 फ्रेम जुड़ेंगे तब तो 1 सेकंड कहलाया। तो 50 प्लस 30 यानी कि 80 फ्रेम तक इसकी आंखें बड़ी होना चाहिए। तो हमने वैल्यू को बढ़ा करके कर दिया ये 1 और इस पे लगा दिया की फ्रेम। अब हम ये चाहते हैं कि थोड़ी देर तक हमारे मंकी की आंखें जो हैं वो बड़ी ही दिखें।
तो उसके लिए हम लोग आगे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ की फ्रेम। मैं 100वें फ्रेम पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 1 पे की फ्रेम। वैल्यू पे हमने यहाँ से की फ्रेम लगा दिया। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हमारे मंकी की जो आंखें हैं वो छोटी होना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग आगे चले जाएंगे और मैं ये चाहता हूँ कि 120 फ्रेम तक आते आते इस मंकी की जो आंखें हैं वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं। तो हम लोग वैल्यू को घटा करके कर देते हैं 0 और फिर से यहाँ पे लगा देते हैं की फ्रेम। शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको देखना है कि किस प्रकार से फाइनल आउटपुट हमें नजर आएगा। ये मंकी की आंखें यहाँ से बड़ी होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये छोटी हुई और ये फिर बड़ी हुई। अब हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा अब हम लोग आ जाते हैं रेंडर वाले ऑप्शन में। ये और आप देखिए कि रेंडर वाले ऑप्शन में जब हम लोग आएंगे रेंडर मोड में, तो यहाँ पे हमें अंधेरा नजर आ रहा है। अंधेरा इस वजह से नजर आ रहा है क्योंकि अभी हमने लाइटिंग यहाँ पे नहीं करी है। तो हमने पिछली क्लास में आपको HDRI डाउनलोड करना सिखाया हुआ था, मैं उसी HDRI को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो चलिए हम लोग लेआउट वाले वर्क स्पेस पे ही चलते हैं और मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे और आपको 0 प्रेस करना है तो हमें वो नजर आएगा जो अभी हमारा कैमरा देख रहा है। ये टाइमलाइन है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ शेडर एडिटर में। यहाँ पे जाएंगे और मैं शेडर एडिटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी ये जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए है, यानी कि इस मंकी के लिए है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वर्ड है उस पर कोई टेक्सचर वगैरह लगा दिया जाए, कोई भी उस पर इमेज लगा दें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है और वर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो अब हमें बैकग्राउंड के लिए नजर आ रहे हैं। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा बैकग्राउंड वाले नोड को और आपको Ctrl+T प्रेस करना है, तो ये वाले जो नोड हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर आपको ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं तो आपको होम बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप होम बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी चीजें स्क्रीन में बीचों बीच आ जाएंगी। अब हम लोग इस इन्वायरमेंट टेक्सचर वाले में वो जो पिछली बार हमने डाउनलोड किया हुआ था HDRI, उसे यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। तो ओपन पे जाएंगे, डाउनलोड पे जाएंगे और ये वाला हमने HDRI डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है कि कैसे HDRI को डाउनलोड करना होता है तो पहले आप उसे देख सकते हैं। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं और ओपन इमेज पे हमें टिक करना है। ये यहाँ पे जो हमने इन्वायरमेंट टेक्सचर यहाँ पे लोड किया हुआ है उस पे ये वाला HDRI लोड हो चुका है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें HDRI नजर नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये है कि अभी हम लोग हैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि HDRI किस प्रकार से दिख रहा है ये देखना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रेंडर मोड में। अब यहाँ पे आपको HDRI पीछे साइड दिख रहा होगा। अभी हमारा यहाँ पे जो शेडर वाला काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो मैं वापस इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ टाइमलाइन में। शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करके पहले वाले फ्रेम पे आएंगे और स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि किस प्रकार से हमारा एनिमेशन यहाँ पे होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि जो वाला हिस्सा इस कैमरे के बाहर है वो उतना ज्यादा नजर ना आए, क्योंकि हमें यहाँ पे उतना ज्यादा अभी यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर वाला हिस्सा हमें फालतू में नजर आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस कैमरे को सेलेक्ट कर लेना है और हम लोग कैमरे वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्यू पोर्ट डिस्प्ले का। आपको व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाना है और ये जो पास आउट की वैल्यू है इसे बढ़ा देना है ये। और इसे बढ़ाने से होगा क्या, अब अगर मैं 0 प्रेस करके आता हूं यहाँ पे तो आप देखिए कि जो बाहर साइड वाला हिस्सा है, जितना हिस्सा कैमरे में नहीं आ रहा है वो वाला हिस्सा हमें ब्लैक नजर आने लगा है। अब हमें क्लियर यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कितना हिस्सा फाइनल आउटपुट पे नजर आएगा। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि बाहर साइड वाला हिस्सा एक भी ना दिखे तो उसके लिए हम लोग इस वैल्यू को बढ़ा करके और भी ज्यादा कर देंगे। अभी फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ इतना, जिससे हमें पता रहे कि बाहर साइड वाला एरिया भी किस प्रकार से नजर आ रहा है। शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, पहले वाले फ्रेम पे आएंगे और स्पेस बार प्रेस करके देखिए कि कुछ इस प्रकार से हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो नजर आने वाला है। अब हम लोग इस फाइनल आउटपुट को किस प्रकार से रेंडर करेंगे चलिए वो सीखते हैं। आपको यहाँ पे जाना है रेंडर प्रॉपर्टी पे और टिक करना है। माउस व्हील को रोटेट करके मैं आ जाता हूँ ऊपर साइड। अब यहाँ पे आपको 2 इंजन नजर आएंगे।
पहला है ईवी और दूसरा है साइकिल। ये जो वर्क बेंच है इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। अगर हमें रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा साइकिल इंजन को, लेकिन इसके लिए हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होना चाहिए। हम लोग जब भी किसी भी वीडियो को रेंडर करते हैं तो हमेशा ईवी इंजन में ही रेंडर करना होता है। हाँ, अगर हमें इमेज निकालनी है तो फिर उसके लिए हम लोग साइकिल इंजन चूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग इमेज निकालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज रहेगी और उसके लिए हम लोग आसानी से टाइम दे सकते हैं। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे भी जिस भी क्वालिटी में आपको रेंडर करना है उसके हिसाब से। और इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है वो कितना हैवी है। लेकिन अगर हम लोग वीडियो निकालना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमें ईवी इंजन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग साइकिल इंजन में वीडियो निकालने बैठे तो हो सकता है कि 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, कोई भी भरोसा नहीं है। और जो टाइम लगेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना हैवी है और साथ ही साथ आप जो फाइनल आउटपुट निकाल रहे हैं वो कितना हैवी है, कितने बड़े बड़े सीन हैं और साथ ही साथ आप कितनी लंबी वीडियो निकाल रहे हैं। इस बात पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी फिलहाल हम लोग ईवी इंजन पे ही जो फाइनल आउटपुट है उसे रेंडर करने वाले हैं, तो अभी हमने ईवी इंजन ही सेलेक्ट कर रखा है। ये जो एम्बिएंट ऑक्लूजन वाला ऑप्शन है इसे आप टर्न ऑन रख सकते हैं और ये जो ब्लूम वाला ऑप्शन है इसे भी हम लोग टर्न ऑन कर लेते हैं। इसका यूज कब करना होता है, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग गाड़ी की हेडलाइट दिखाना चाहते हैं कि कहीं से लाइटिंग नजर आ रही है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप ईवी इंजन में हैं और आपने कहीं पे इमेशन शेडर लगाया हुआ है, इमेशन इफेक्ट आप दिखाना चाहते हैं, तो इमेशन का जो इफेक्ट है वो तभी दिखेगा जब आपने ब्लूम को टर्न ऑन कर रखा हो, और ऐसा ईवी के साथ ही होता है। लेकिन अगर साइकिल इंजन में आप काम कर रहे हैं तो फिर ये वाला ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा। फिर ये जो स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है इसे भी आप टर्न ऑन कर सकते हैं। इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इसे भी हम लोग टर्न ऑन कर लेंगे। मैं लेफ्ट क्लिक करके इस ऑप्शन को बंद कर देता हूँ। मोशन ब्लर का जो ऑप्शन है उसे हम लोग ब्लर दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप लोग चलता पंखा हुआ देखेंगे तो वहां पे आपको पंखे की जो ब्लेड होती हैं वो नजर नहीं आएंगी। जैसे रुका हुआ पंखा है तो आप बता सकते हैं कि उसकी जो पंखियां हैं वो कितनी हैं और कहां कहां पे हैं। लेकिन जब पंखा घूमने लगता है तो फिर हमें ब्लर दिखने लगता है, यानी कि पूरे जगह पे हमें दिखेगा कि पंखियां वहां पे हैं। उसी तरीके से अगर आप ब्लर दिखाना चाहते हैं, जैसे पंखा घूम रहा है तो जिस तरीके से पंखा घूमते समय हमें नजर आता है उसी तरीके से हम लोग अगर वीडियो बनाना चाहते हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज घूम रही है तो उसी तरीके का इफेक्ट आए, तो फिर ये जो मोशन ब्लर वाला ऑप्शन है इसे भी हम लोग टर्न ऑन कर लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मोशन ब्लर का कोई भी काम है नहीं तो मैं इसे टर्न ऑफ ही रहने देता हूँ। हम लोग शैडो पे जाएंगे और हमें ज्यादा बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो हम लोग यहाँ से इसे 4K सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी हम लोग 4K सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो हाई बिट डेप्थ का ऑप्शन है इसे भी हम लोग टर्न ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको कलर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन है इसे हम लोग कर लेते हैं स्टैंडर्ड में और ये जो लुक है इसे मैं वेरी हाई कंट्रास्ट कर लेता हूँ, या फिर आप हाई कंट्रास्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको फाइनल आउटपुट निकालना है उसके हिसाब से। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फाइनल आउटपुट निकले उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मंकी नजर आए, ये जो बैकग्राउंड में आपको HDRI नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इसका इफेक्ट दिखे, यानी कि इसकी लाइटिंग इस मंकी पे पड़े लेकिन ये जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है वो ना दिखे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिल्म का ऑप्शन मिलता है। हम लोग इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन टर्न ऑन हो जाएगा और हमें ट्रांसपेरेंट को यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड था वो अब रिमूव हो गया है, लेकिन हाँ उसका इफेक्ट हमें दिखेगा, किस प्रकार से लाइटिंग वो अपना दे रहा है वो हमें यहाँ पे नजर आने वाला है। तो अगर आपको HDRI का सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट देखना है तो आप ट्रांसपेरेंट को चालू कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने इसे चालू कर दिया है क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड में जो HDRI है वो ना दिखे। अब हमने यहाँ पे जो भी सेटिंग थी उसे अच्छे से कर लिया है। अब हमें चले जाना है आउटपुट प्रॉपर्टी पे और अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप जो फाइनल आउटपुट निकालेंगे वो किस रेशियो में निकालने वाले हैं।
जैसे जब हम लोग YouTube की वीडियो देखते हैं तो जो YouTube की वीडियो रहती हैं वो 16:9 की रेशियो में रहती हैं। 16:9 का रेशियो मतलब ये हुआ कि 19:20 गुणे 10:80। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं YouTube के लिए शॉर्ट्स, तो उसके लिए जो रेशियो रहता है वो रहता है 9/16 का, यानी कि हमें ऊपर साइड लिखना है 1080 और नीचे साइड लिखना है 19:20। अब मान के चलिए कि आप इंस्टाग्राम के लिए कोई भी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, आप पोस्ट करना चाह रहे हैं कोई भी चीज, तो फिर वहां पे जो आपको फाइनल आउटपुट चाहिए वो स्क्वायर में चाहिए। स्क्वायर में चाहिए का मतलब ये हुआ कि आपको ऊपर साइड 1080 और नीचे साइड भी 1080 करना है। तो आप किस जगह आप अपना फाइनल आउटपुट यूज करना चाह रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि रेजोल्यूशन आपको क्या रखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी फिलहाल मैं YouTube वीडियो जैसे बनाना चाह रहा हूं, तो फिर उसके लिए हमें 19:20 1080 ही यहाँ पे सेलेक्ट रखना है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमें देखने को मिल जाता है। अगर हमें शॉर्ट्स यहाँ पे बनाना है तो 1080 ऊपर साइड लिखेंगे और 19:20 नीचे साइड लिखेंगे, और आप देखिए कि यहाँ पे किस प्रकार से इफेक्ट आएगा। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1080 हमने ऊपर साइड कर दिया और नीचे साइड कर दिया 19:20। तो ये शॉर्ट्स के लिए आ गया। शॉर्ट वीडियो इसी तरीके से रहती है। ये जो रेशियो है ये है 9/16 का। मैं इसे फिलहाल कर लेता हूं अभी उसी तरीके से। 19:20 हमने ऊपर साइड कर लिया और 1080 नीचे साइड कर दिया। अब ये YouTube वीडियो के लिए ये वाला रेजोल्यूशन फिक्स है। ये जो फ्रेम रेट है हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि किस प्रकार से हमने 30 सेट कर रखा है। अब आप देखिए कि हम इस मंकी को कितने सेकंड तक एनिमेट कर रहे हैं, यानी कि हम लोग अपने फाइनल आउटपुट में कितने सेकंड की वीडियो निकालना चाह रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए कि हमने 150वें फ्रेम पे लास्ट की फ्रेम लगाया हुआ है, और अगर हमें यहीं तक फाइनल आउटपुट निकालना है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और एंड फ्रेम में हमें कर देना है 150। ये हमने इसे कर दिया 150, यानी कि अब जो वीडियो रेंडर होगी वो 150 फ्रेम तक रेंडर होने वाली है। अब जो मेन ऑप्शन है वो है ये वाला आउटपुट का। जैसे अभी हम लोग जो वीडियो निकालेंगे, ये वाली जो वीडियो रहेगी वो किस फोल्डर में निकलेगी वो हम लोग यहीं से डिसाइड करते हैं। हमें यहाँ पे टिक करना है, और अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम लोग कहाँ पे फाइनल आउटपुट निकालना चाहते हैं। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में निकालना है तो मैं डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर हम लोग कोई भी फाइल यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर हमारी ये वीडियो निकल के आए, तो उसके लिए हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नई फाइल बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लेंडर ट्यूटोरियल। ये फाइल का नाम हो गया। 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये चालू हो जाएगा, यानी कि अब हम लोग ब्लेंडर ट्यूटोरियल फाइल के अंदर आ चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे फाइनल आउटपुट निकल के आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। नीचे साइड एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा कि आप किस फाइल के अंदर सेव कर रहे हैं अपनी फोटो या फिर कोई भी वीडियो, जो भी आप लोग आउटपुट में निकालना चाह रहे हैं। हमने यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर दिया है कि हम लोग किस फाइल में अपना जो फाइनल आउटपुट है उसे निकालना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है फाइनल फॉर्मेट। फाइनल फॉर्मेट का मतलब ये हुआ कि आप लोग ये जो रेंडर करने वाले हैं वो किस में रेंडर करेंगे। इमेज आपको रेंडर करनी है या फिर आप ये चाहते हैं कि वीडियो निकले। अगर आप डायरेक्ट वीडियो निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा FFmpeg वीडियो का, इस पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है। और अब हमें कंट्रोल F12 प्रेस करना है, तो यहाँ पे जो रेंडर है वो चालू हो जाएगा। कंट्रोल F12 जो होता है वो रेंडर के लिए शॉर्टकट होता है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको रेंडर पे जाना है। और अभी हम लोग एनिमेशन को रेंडर करना चाहते हैं तो रेंडर एनिमेशन में टिक करना है। अगर आप लोग रेंडर इमेज पे टिक करेंगे तो अभी हम लोग जिस भी फ्रेम पे होंगे, जैसे अभी मैं 65वें फ्रेम पे हूँ, तो अगर मैं रेंडर इमेज करता हूं तो 65वें फ्रेम पे जो भी इमेज यहाँ पे है वो रेंडर हो जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। रेंडर पे जाएंगे और रेंडर इमेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि वो वाली जो इमेज है वो यहाँ पे रेंडर हो चुकी है, लेकिन हमें इसे सेव करना पड़ेगा। इमेज पे जाएंगे और सेव एज पे जाएंगे, और मुझे जहां भी इसे सेव करना है मैं इसे सेव कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे लिख लेता हूँ मंकी। हमने फाइल का नाम जो है तो मंकी रख रखा है।
और डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में ये वाली इमेज सेव होने वाली है। सेव एज इमेज पे आपको टिक कर देना है, यानी कि ये जो इमेज है वो सेव हो चुकी है। फिलहाल अभी मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ और हम लोग ये चाहते हैं कि फाइनल आउटपुट में हमें एनिमेशन दिखे, तो उसके लिए हम लोग रेंडर पे जाएंगे और रेंडर एनिमेशन में आपको टिक करना है। तो जो आपकी वीडियो है वो पहले फ्रेम से रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी और 150वें फ्रेम तक रेंडर होने वाली है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी फाइनल आउटपुट में डायरेक्ट वीडियो को रेंडर नहीं करना है। इससे घाटा ये होता है कि अगर मान लीजिए कि बीच में ही लाइट चली गई या फिर ब्लेंडर आपका क्रैश कर गया, तो जो आपने वीडियो रेंडर कर डाली है, मान लीजिए कि आधी वीडियो रेंडर हो गई थी, तो अब वो वीडियो खत्म हो जाएगी। यानी कि जब आप फिर से ब्लेंडर को चालू करेंगे तो शुरू से ही आपकी वीडियो रेंडर होना स्टार्ट होगी। तो इसी वजह से आपको कभी भी वीडियो रेंडर नहीं करना है डायरेक्ट, बल्कि हम लोग हमेशा इमेज को ही रेंडर करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग फाइल फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और मैं यहाँ से PNG को चूज कर लेता हूँ। यानी कि हम लोग करेंगे क्या, बहुत सारी जो इमेजेस हैं उनको यहाँ पे रेंडर करने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेम स्टार्ट को 1 कर रखा है, यानी कि पहले वाले फ्रेम से जो ये फोटो है वो रेंडर होना स्टार्ट होगी और एंड फ्रेम यहाँ पे 150 है, यानी कि 150वें फ्रेम तक यहाँ पे जो इमेज है वो रेंडर होने वाली है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रेंडर ना हो, बल्कि सभी फ्रेम की जो इमेजेस हैं वो रेंडर हो। तो इसके लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल F12। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ F12 प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ एक इमेज रेंडर होने वाली है और जिस भी फ्रेम पे हम रहेंगे वो वाली इमेज रेंडर होगी। लेकिन अगर कंट्रोल F12 प्रेस करेंगे तो बारी बारी से सभी जो इमेजेस रहेंगी वो रेंडर होने वाली हैं। अगर हम लोग माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हिस्सा हमें फाइनल आउटपुट में नजर आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा फ्रेम रेंडर हो रहा है। जैसे अभी 57वें फ्रेम पे हम लोग, 60वें फ्रेम पे, 61वें, ऐसे ये धीरे धीरे 150वें फ्रेम तक रेंडर होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे सेटिंग कर रखी है कि 150वें फ्रेम तक हमें फाइनल आउटपुट चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 150वें फ्रेम तक ये जो इमेजेस हैं वो रेंडर हो चुकी हैं। अभी मैं फिलहाल इसे कट कर देता हूं और मैं अब आपको अपने फाइल पे वापस लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि किस प्रकार से इमेजेस यहाँ पे रेंडर हुई हैं। हमने डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में यहाँ पे ये वाला फोल्डर बनाया हुआ था, ब्लेंडर ट्यूटोरियल वाला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बीच में जो मंकी नाम से इमेज रेंडर किया था वो यहाँ पे नजर आ जाएगी आपको। फिलहाल अभी हम लोग ब्लेंडर ट्यूटोरियल वाले फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इमेजेस रेंडर हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि किस फ्रेम पे वो जो इमेज है वो रेंडर हुई है। जैसे ये वाली जो इमेज है वो 150वें फ्रेम की है, ये वाली 89 फ्रेम की है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें बहुत सारी जो इमेजेस हैं वो मिलने वाली हैं। अब हम लोग इन सभी इमेजेस को मिला करके एक फाइनल वीडियो निकालने वाले हैं। तो चलिए उसके लिए हम लोग वापस चलते हैं अपने ब्लेंडर वाले सॉफ्टवेयर में और मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसे मैं सेव कर लूं। तो हमें कंट्रोल S प्रेस करना है और मैं इसे रेंडर ट्यूटोरियल नाम से सेव कर लेता हूं, रेंडर ट्यूटोरियल, ये, और हमने इसे कर लिया सेव। ये अब मैं इस फाइल को कट कर देता हूं। तो हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। अब हम लोग वीडियो एडिटिंग वाले फाइल फॉर्मेट को ब्लेंडर में चालू कर लेते हैं। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे अब हमारे पास ब्लेंडर की नई फाइल आ चुकी है और वीडियो एडिटिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको ऐड में जाना है, इमेज सीक्वेंस में जाना है और हम लोग जो इमेजेस यहाँ पे रेंडर किए थे उन्हें सेलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्लेंडर ट्यूटोरियल वाले फाइल को ओपन कर लेते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं। ए प्रेस करेंगे तो जो इमेजेस हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी सभी की सभी और ऐड इमेज स्ट्रिप पे आपको क्लिक करना है। अगर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो इमेजेस हैं वो सभी की सभी आ चुकी हैं और फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आपको फिर से यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करना है।
आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग ब्लेंडर की नई फाइल में आ चुके हैं और फाइनल आउटपुट में हमें फिर से सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो रहे वो 16:9 का ही रहे, तो इसीलिए फाइनल आउटपुट में रेजोल्यूशन को यही रहने देंगे। फ्रेम रेट हम ये चाहते हैं कि 30 हो जाए, तो फ्रेम रेट को 30 कर देंगे। हम लोग जो फाइनल आउटपुट निकालने वाले हैं वो 150वें फ्रेम तक चाहिए हमें, तो मैं इंड फ्रेम को यहाँ से कर देता हूँ 150। और फिर से हम लोग यहाँ से फोल्डर को सेलेक्ट करने वाले हैं, तो मैं चलिए डॉक्यूमेंट वाले फाइल पे ही रेंडर करने वाला हूँ। और मैं चाहूँ तो यहाँ से एक नया फाइल बना लेता हूँ, इसको मैं फाइनल लिख देता हूँ, FINAL फाइनल वीडियो। ये हमने फाइनल वीडियो के नाम से एक फाइल बना ली है। 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये फाइनल वीडियो वाला जो फाइल है वो चालू हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैं एक्सेप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब हमने सारी सेटिंग यहाँ पे कर ली है और फाइनल फॉर्मेट में ऑलरेडी अब हमें यहाँ पे वीडियो ही रेंडर करनी है, क्योंकि इमेज को हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो हमने फाइल फॉर्मेट में यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको कंट्रोल F12 प्रेस करना है और अब जो फाइनल आउटपुट नजर आएगा वो हमें एनिमेशन वीडियो के रूप में मिलने वाला है। ये 150वें फ्रेम तक पूरी तरीके से ये जो वीडियो है ये रेंडर हो चुकी है। मैं इसे कट कर देता हूं और हम लोग चलते हैं वापस अपने कंप्यूटर फाइल में और मैं डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर पे चले जाता हूं। यहाँ पे आप देखिए कि फाइनल वीडियो वाला जो हमने अभी फाइल बनाया हुआ था वो दिख जाएगा। 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और ये फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। मैं इस फाइनल वीडियो को आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से हमारी फाइनल वीडियो निकल के आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो एनिमेशन रेंडर किया था वो अगर बीच में ही क्रैश हो जाता है तो कैसे हम लोग बीच से ही रेंडर करना शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ वही वाली फाइल। ये हमने अभी ब्लेंडर फाइल बनाई हुई थी, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अब मान के चलिए कि हम लोगों ने पहले तो रेंडर किया हुआ है इसे और बीच में ही हमारा ब्लेंडर क्रैश हो गया था। हमने ये देखा कि 100वें फ्रेम तक हमारी जो इमेजेस हैं वो अच्छे से रेंडर हो चुकी हैं, लेकिन 100वें फ्रेम के बाद इमेजेस रेंडर नहीं हुई थी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और अब हम ये चाहते हैं कि 100वें फ्रेम से ये स्टार्ट हो रेंडर होना, तो स्टार्ट फ्रेम को आपको कर देना है 100 और फिर अब यहाँ से आप रेंडर करना स्टार्ट कर सकते हैं उसी तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हमने इस पूरे कोर्स में सीखा शुरू से एंड तक कि कैसे हम लोग ब्लेंडर के अंदर फाइनल जो वीडियो है उसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो आगे की क्लासेस रहेंगी उसमें शुरू से अंत तक एक प्रोजेक्ट पर हम लोग काम करने वाले हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे और उस पर मॉडलिंग करेंगे, टेक्सचरिंग करेंगे, उस पर एनिमेशन देंगे और लास्ट में हम लोग लाइटिंग वगैरह करके फाइनल आउटपुट निकालने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्ट इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे और उसके बाद हम लोग फिजिक्स एनिमेशन सीखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लेंडर के अंदर जिनके बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।